हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम लोग ये सारे की कॉन्सेप्ट्स करेंगे हम कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी दी है। इन्होंने बोला है इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। एक रिएक्शन है, ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रही है। इसमें पूछ रहे हैं कि नेम द रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है। आपको पता है जो एरो का ये वाला साइड होता है ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, राइट। ये वाला जो साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और एरो के इस तरफ राइट हैंड साइड कहलाता है। जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो गए, सोडियम हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। फिर बी में पूछा है नेम द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन। एरो के राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है यानी कि ये वाला जो एरिया है ये प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। फिर व्हाट डज द एरो रिप्रेजेंट। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो इतना तो आपको पता है कि रिएक्टेंट्स हम हमेशा एलएचएस में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हम आरएचएस में लिखते हैं और एलएचएस से आरएचएस की तरफ हमारा एरो बनता है। इसका मतलब जो एलएचएस साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स बनाएंगे, राइट। तो इसको हम और फर्दर डिटेल में देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब नया सब्सटेंस भी बनेगा और नई उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, वो भी नई होंगी। इट इज़ अ चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स रिएक्ट्स विथ अदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। During a chemical reaction, rearrangement of atoms takes place between the reacting substance to form new substance having entirely different properties। जब भी chemical reactions होती है तो जो reactants के जो atoms होते हैं वो rearrange होते हैं और rearrange होकर नया substance बनाते हैं और इसलिए इन नया substance की जो properties होती हैं बिल्कुल different है। क्यों? क्योंकि जो reactants के atom है वो पूरी तरीके से rearrange हो गए तो उनकी property भी तो बदल जाएगी। इसलिए जब भी chemical reaction होता है उसमें chemical change होता है और जब भी chemical change होता है तो उसमें क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है और उस न्यू प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो होती है रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स which exist between the atoms of reacting substances and then making a new chemical bonds। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, केमिकल रिएक्शन में नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं। जब रिएक्टेंट से केमिकल बॉन्ड टूटेंगे तभी तो वो रीअरेंज होंगे एटम्स और फिर नए तरीके से वो अरेंज होंगे और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। पुराने जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होके नए बॉन्ड्स आपके बनते हैं, राइट। Now substance that takes part in a chemical reactions are called reactants। किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो चीज़ बनी वो प्रोडक्ट है, राइट। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि आपका सोडियम और वाटर रिएक्ट कर रहे थे, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे ना, इसलिए ये दोनों को हमने रिएक्टेड बोला था। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाद में बने इन सब्सटेंस के रिएक्ट होने के बाद, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्या कहलाया, आपका प्रोडक्ट कहलाया, ठीक है। तो जो आपस में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में जो उसको कहते हैं रिएक्टेंट और उनके रिएक्ट होने के बाद जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। The representation of a chemical reaction using symbol or chemical formula for the reactant product is called chemical equation। अगर हम किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शंस को उनके सिम्बल्स के द्वारा लिखते हैं तो फिर वही केमिकल इक्वेशन कहलाती है ना। जैसे हमने पूरा अगर नाम लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
गिव राइज टू वाटर, अगर हमने ऐसा लिखा तो ये वर्ड इक्वेशन कहलाती है। अगर हमने पूरे नेम लिखे हैं तो ये क्या कहलाती है, वर्ड इक्वेशन कहलाती है। लेकिन अगर हमने इन नेम्स की जगह इनका सिंबल लिख लिया, हाइड्रोजन का सिंबल H2 लिख लिया, ऑक्सीजन का सिंबल O2 लिख लिया और इट गिव राइज टू वाटर है, अगर हमने इनके सिंबल्स और फॉर्मूले के रूप में इसको बताया तो यही केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जब आप केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स और फॉर्मूले के द्वारा लिखते हो, राइट। चलिए, now example, sodium carbonate reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride, water and carbon dioxide। जैसे कि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में जो सोडियम कार्बोनेट है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसके केस में क्या हुआ, ये जो वर्ड्स थे, आपने सोडियम कार्बोनेट की जगह आपने सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा HCl, फिर जब ये आपस में रिएक्ट करे तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को भी हमने उसके फॉर्मूले से NaCl से रिप्रेजेंट किया, वाटर को वाटर के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने CO2 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया। तो हमने इसी वर्ड इक्वेशन को जब हम इनके सिंबल्स और फॉर्मूलेस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बन गई, आपकी केमिकल इक्वेशन। सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर रिएक्टेंट्स, ऑब्वियसली। अगर इस इक्वेशन को आप देखोगे तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, तो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट्स। और ये दोनों रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो RHS में लिखा है वो हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। और ये एरो दिखा रहा है कि ये वाले रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो समझ में आ गया आपको कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शंस हुई है। सबसे पहला जो चीज़ जो हमको नोटिस में आती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस जब होती हैं तो उसमें से गैस निकलती है ना, जैसे बुलबुले उठते हुए दिखते हैं, उन बुलबुलों को हम एफरवेसेंस कहते हैं। Some chemical reactions are characterized by evolution of gas. The formation of gas is indicated as bubbles if the reaction takes place in liquid medium. अगर liquid medium में रिएक्शन हो रही है तो आपको bubbles उठते हुए दिखेंगे, ठीक है, ऐसे बुलबुले से दिखेंगे। The evolution of gas in the form of bubbles is known as effervescence. और ये बुलबुले जो उड़ते हुए दिखते हैं इनको हम केमिस्ट्री की भाषा में effervescence कहते हैं। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखो, effervescence, EFFERVESCENCE, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो उनके होने में क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है, मतलब आपको बबल्स निकलते दिखते हैं। अगर लिक्विड मीडियम में गैस इवॉल्व हो रही है तो वो बबल्स को हम प्रॉपर केमिस्ट्री की भाषा में effervescence कहते हैं। The gas that is released is indicated by an arrow in the upward direction. अगर कोई भी इक्वेशन में अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में एरो दिख रहा है, जैसे इस केस में, तो आप समझ जाओ कि ये जो निकली है हाइड्रोजन वो गैस है ना। तो गैस निकली है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं। इससे हमको शो हो जाता है कि इस रिएक्शन में जो गैस है वो है हाइड्रोजन। देखो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब डाला तो जिंक सल्फेट निकला और आपकी हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है ना। When zinc granules are added to dilute sulfuric acid, hydrogen gas is evolved as a brisk effervescence. If a burning matchstick is brought near the mouth of a test tube, it burns with a pop sound. और क्या होता है, हाइड्रोजन को ना, हर गैस को टेस्ट करने के तरीके होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा जो गैस निकली है हाइड्रोजन है? आप एक जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाओगे ना, जहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, तो वहाँ पे आपको फुट 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 ऐसे पॉप साउंड सुनाई देगा, पॉप पॉप साउंड सुनाई देता है। तो ये पॉप पॉप या फुट फुट की जो आवाज़ आती है ना, इसी से कंफर्म हो जाता है कि जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है। ऐसी ऑक्सीजन की भी टेस्टिंग होती है। अगर ऑक्सीजन गैस निकलती है ना तो आप जरा सी भी जलती हुई माचिस उसके पास लाओगे ना तो एकदम से उसकी लौ जो फ्लेम होगी वो तेज़ हो जाएगी, वो ब्राइट हो जाएगी। इससे पता चल जाता है कि जो गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन निकल रही है, राइट। तो क्या होता है, तो केमिकली हम कैसे टेस्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकली है? हम जब जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तब ये और इस गैस के पास लाते हैं तो वो गैस पॉप साउंड से जलती है और पॉप साउंड इंडिकेट करती है कि ये गैस कुछ और नहीं, हाइड्रोजन है, ठीक है। और हमको गैस का सिंबल कैसे दिखाते हैं हम? अपवर्ड एरो से। तो अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी है, अगर आपको किसी भी फॉर्मूले के आगे अगर अपवर्ड एरो दिखता है तो आप समझ लेना कि ये रिएक्शन होने में ये वाली गैस निकली है। जैसे इस वाली केस में जब जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है, ठीक है।
एफरवेसेंस जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब क्या हुआ, द बबलिंग ऑफ अ सॉल्यूशन ड्यू टू द एस्केप ऑफ गैस इज कॉल्ड एफरवेसेंस। जब हमारे सॉल्यूशन में बबल उठने शुरू होते हैं क्योंकि गैस बाहर निकल रही होती है ना, वो एस्केप हो रही होती है, तो उन्हीं उठते हुए बुलबुलों को, वही उठते हुए बबल्स को हम एफरवेसेंस कहते हैं। ठीक है, जब किसी भी चीज़ से अगर गैस निकल रही होती है तो लिक्विड में बबल्स उठते हैं, वो बबल्स उठते हैं, उन्हीं बबल्स को हम क्या कहते हैं, एफरवेसेंस। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर आपका गैस इवॉल्व हुई है, वो क्या है, व्हेन सॉलिड सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड ऑक्सीजन गैसेज इवॉल्व। इफ अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इट बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो देखो हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन में पॉप साउंड आएगा, राइट। उसी तरह के ऑक्सीजन बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन गैस निकली है तो क्या हो जाएगा, ये फ्लेम जो आपकी ग्लोइंग स्प्लिंटर को लाओगे ना, तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वो फ्लेम पकड़ लेगी, वो उसमें फ्लेम आ जाएगी, ठीक है, या वो और ब्राइटली जलने लगेगी। इससे पता चल जाता है जो गैस निकली है ऑक्सीजन। तो इस वाले भी इक्वेशन में यही बताया है कि जब सोडियम नाइट्रेट को आपने हीट किया तो सोडियम नाइट्राइट बना और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई, राइट। When solid calcium carbonate is heated, carbon dioxide gas is evolved. If this gas is passed through lime water turns milky. उसी तरीके से उन्होंने तीसरी इक्वेशन बताई है, तीसरी केमिकल रिएक्शन बताई है जिसमें कि आपकी गैस इवॉल्व हुई है। इन्होंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और उसको हीट करो, जब हीट करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती दिखेगी। कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर में डालोगे तो वो लाइम वाटर ना मिल्की हो जाएगा, वो दूधिया हो जाएगा। लाइम वाटर वैसे क्लियर होता है ना, लेकिन जैसे ही उसमें कार्बन या जो गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप डालोगे तो वो जो क्लियर लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, मिल्की, मतलब दूध जैसा दिखने लगेगा। तो ये पता चल जाता है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो देखो इन तीन एग्जाम्पल से आपको तीन चीज़ पता चली। पहली तो कि केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है। जब भी गैस इवॉल्व होती है तो जो भी गैस होती है उस प्रोडक्ट में उसके बगल में ऐसे एरो लगा देते अपवर्ड एरो लगा देते हैं, है ना। फिर इन्होंने ये भी बता दिया कि हाइड्रोजन को टेस्ट करते हैं, अगर पॉप साउंड आ रहा है मतलब हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को टेस्ट करने के लिए जलती हुई माचिस की तीली अगर फ्लेम पकड़ लेती है, ग्लोइंग स्प्लिंटर में अगर फ्लेम आ जाती है तो समझ लो वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए इन्होंने बताया अगर आप उसको लाइम वाटर में डालोगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने इसमें साथ साथ इसकी टेस्ट्स भी पढ़ लिए, है ना। अब एक एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ गैस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें ये बता रहे हैं कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो आपका गैस इवॉल्व होती है। तो उन्होंने कहा क्या ले लो, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लो, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप, ठीक है, इस तरीके से जो दिखाया ले लो। फिर आप कहो टेक सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दो और फिर ऊपर से धीरे से आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, इस तरीके से डालो कि पूरा का पूरा आपके जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कवर हो जाए, मतलब डूब जाए, राइट। फिर क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि धीरे धीरे से इसमें लिक्विड के बीच में जैसे बुलबुले बबल्स से उठने शुरू होंगे, ठीक है। ये बबल्स जो उठ रहे हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं, क्योंकि हमको पता है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती है वो होती है चेंज ऑफ कलर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जिनके होने से जो आपका जो सॉल्यूशन है उसका कलर बदल जाता है ना। कलर पर बदल जाता है तो वो भी इंडिकेट करता है कि केमिकल चेंज हो गया है, केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो some reactions are characterized by change in color. The reactants are of different colors and the products formed are different color. तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स का कलर डिफरेंट होता है। जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं तो उन प्रोडक्ट्स का कलर डिफरेंट हो जाता है, मतलब चेंज इन कलर इंडिकेट कर देता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, व्हेन सॉलिड लेड नाइट्रेट इज हीटेड रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है, विथ ऑक्सीजन ऑल्सो येलो कलर लेड मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। उन्होंने बोला कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपकी एक तो रेडिश ब्राउन कलर की धुआं उड़ता हुआ दिखता है, गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है। तो इस वाली रिएक्शन में दो गैस इवॉल्व हो रही हैं, दो जगह आपने एरो देख रहे हो, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर भी एरो लगा है, ऑक्सीजन के बगल में भी एरो लगा है। तो ये मतलब है कि इस रिएक्शन में दो गैसेज रिलीज हुई हैं। फिर आपकी क्या आपको
चूँकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, इसलिए आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखेगी। तो रेडिश ब्राउन कलर देख के हम समझ जाएंगे कि कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है। दूसरा ये भी हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन है उसका कलर क्या हो गया, येलो रेसिड्यू बना है। तो येलो रेसिड्यू किसका है, लेड ऑक्साइड का है। तो एक्चुअली इसमें ध्यान देने वाली बात सब है, आपको ये भी याद रखना है कि लेड ऑक्साइड जो होता है वो येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है ना। और ये एग्जाम्पल किसका है, चेंज ऑफ कलर का, कि मतलब जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो वो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट जाता है और आपका जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। आपको येलो कलर का एक रेसिड्यू दिखता है जो कि आपके जो भी आपने एपरेटस लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है या फ्लास्क लिया है उसके नीचे बॉटम में बैठ जाएगा और आपकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखेंगी जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी और ऑक्सीजन गैस भी साथ में इवॉल्व होगी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि व्हेन एन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड इवेंचुअली टर्न्स इनटू लाइट ग्रीन कलर। उसी तरीके से आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें आपने आयरन की कुछ कीलें डाल दी, तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। जब तुम इसमें आयरन की नील्स डाल दोगे ना तो इसका सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी कलर चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। क्यों ब्लू से ग्रीन हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद ने सल्फेट के साथ सॉल्ट बना लिया, आयरन सल्फेट, और कॉपर को एक तरफ कर दिया। अब चूंकि आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है इसलिए आपका जो रिएक्शन था उसमें कलर ब्लू से ग्रीन चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से कलर चेंज होता है। थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, व्हेन ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। इन्होंने बोला है कि जब ये जो कॉपर कार्बोनेट को इसको हीट करोगे, है ना, इसको हीट करोगे, बहुत तेज़ हीट करोगे तो एक्चुअली में ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है ना ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसको बहुत तेज़ हीट करोगे ना तो ये जो कॉपर कार्बोनेट है कॉपर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो गैस निकलेगी, तो इसलिए अपवर्ड एरो से निकाला है, और आपका जो कलर है ना वो ग्रीन से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो इस वाली रिएक्शन में भी आप देख रहे हो चेंज इन कलर होता है ना। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंज हो जाता है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। कैसे पूछेंगे एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जब आपका आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो फेरस सल्फेट और कॉपर बना, तो बताओ कलर कैसे क्या चेंज हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कलर आपका ब्लू से ग्रीन हो गया, ठीक है ना। अब इन्होंने एक एक्टिविटी दी है 6.2 टू ऑब्जर्व कलर चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कलर बदलता है उसके लिए एक एक्टिविटी दी है। उन्होंने बोला एक बीकर ले लो, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दो, फिर उसमें आयरन की कुछ कीलें डाल दो और कुछ वाटर ऐड कर दो, ठीक है ना। टेक सम वाटर इन अ बीकर, ऐड सम कॉपर सल्फेट इन इट, यू विल गेट ए ब्लू कलर सोल्यूशन। एक बीकर लो, उसमें पानी डालो, कुछ कॉपर सल्फेट डालो, तो आप जब उसको मिलाओगे तो वो सोल्यूशन ब्लू कलर का बन जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉप एन आयरन नेल इनटू इट, अब इसमें कीलें डाल दो आयरन की और कुछ घंटों के लिए छोड़ दो। आप क्या देखोगे कि ब्लू कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन, मतलब कलर बदल गया। कलर बदल गया इसका मतलब क्या हो गया कि केमिकल रिएक्शन हुई। दिस शोज दैट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कलर बदलना ये इंडिकेट करता है कि नया सब्सटेंस बन रहा है। दिस कन्फर्म्स दैट केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय चेंज इन कलर। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंज होता है, राइट। तो इनका ये सेकेंड पॉइंट कवर हो गया इसमें। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि बनता है जब केमिकल रिएक्शंस होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन बनी हुई और उसमें वो जब आपस में रिएक्ट हुए तो कुछ एक ऐसे इनसॉल्युबल चीज़ें बनती हैं जो कि आपके कंटेनर में नीचे बॉटम में बैठ जाती है। बीकर लिया या टेस्ट ट्यूब लिया तो नीचे बैठ जाती है, मतलब सॉलिड होती हैं। जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट एक प्रकार का इनसॉल्युबल सॉलिड है जो केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस में फॉर्म होता है। हर केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं होता है, जैसे कि हर केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व नहीं होती है, हर केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज नहीं होता है, उसी तरीके से हर केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं होता है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होती हैं जिसको जब होती है तो उनमें प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी। और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड।
जैसे हम गैस को अपवर्ड्स एरो से दिखाते हैं ना, हम प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि इट इज़ इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड एरो। ठीक है, कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं प्रेसिपिटेट के। पहला एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ब्लू colored copper sulfate solution, a black precipitate of copper sulfide is formed। इन्होंने बोला कि कॉपर सल्फेट ब्लू है, इसमें आपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करी। जब आपने पास करी तो पहले तो सोल्यूशन कलर ब्लू से ब्लैक हो जाएगा बिकॉज कॉपर सल्फाइड बनेगा, साथ में आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी बनेगा, और ये कॉपर सल्फाइड का क्या ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, when hydrogen sulfide gas is passed through blue colored copper sulfate solution, a black precipitate of copper sulfide is formed। इन्होंने बोला है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आप ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से पास करोगे तो आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा कॉपर सल्फाइड का, राइट। दूसरी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड आयरन सल्फेट सोल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर, इन दोनों को आपस में मिला दो, और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। तो एक डर्टी ग्रीन मतलब मटमैला सा हरा कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो किसका होगा, आयरन हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो और साथ में अमोनियम सल्फेट भी हो जाएगा। तो चूँकि इसमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट को बनाने समझा रहे हैं ना, इसलिए प्रेसिपिटेट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि आपका जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड फेरस सल्फेट के साथ मिक्स किया जाएगा तो आपका डर्टी ग्रीन कलर का फेरस आयरन हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल दिया है, व्हेन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। इसी तरीके से जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को आप मिक्स करोगे तो आपका कर्डी वाइट कलर का, मतलब जैसे दही का वाइट कलर होता है ना, उस कलर का सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बड़ी क्लास में तो ये कलर पे क्वेश्चन आता है। अब 8th स्टैंडर्ड में तो ये छोटी क्लास है तो हो सकता है इतना डिटेल में नहीं पूछें, लेकिन अगर यही टॉपिक 9th-10th में होगा तो वो डिटेल में पूछेंगे कि अगर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट करेगा, कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, नेम दैट प्रेसिपिटेट, इस तरह से क्वेश्चन आता है ना। तो आपको नाम भी लिखना पड़ेगा कि सिल्वर क्लोराइड बना, आपको ये भी बताना पड़ेगा ये सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो वाइट था, है ना। ऐसे ही आपके ऊपर वाले उसमें भी इक्वेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा अगर आप 9th-10th में होंगे। 8th में तो इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर 9th-10th में टॉपिक है तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयरन सल्फेट से के साथ मिक्स किया जाता है तो कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है और उसका कलर क्या होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा और इस प्रेसिपिटेट का कलर डर्टी ग्रीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस में फ्रेम होते हैं। तो आपको अभी 8th में तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि इन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन बड़ी क्लास में अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये भी ध्यान दो कि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है और उसका कलर क्या है। ठीक है, विथ इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेगी। इसको ही इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू शो किया है, टू शो द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बोला है कि चलो केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, ये हम शो करते हैं। इन्होंने बोला एक टेस्ट ट्यूब लो, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लो, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लो और 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लो। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन अनदर टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम सल्फेट ले लो, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लो। अब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दो। जब आप मिक्स कर दोगे, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करोगे तो एक डेंस वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, और वो डेंस वाइट प्रेसिपिटेट किसका है, डेंस वाइट प्रेसिपिटेट है आपका बेरियम सल्फेट का। ओके, तो जब आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करोगे तो आपको वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड आपके सॉल्यूशन में रहेगा। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, वाइट है, उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, बेरियम सल्फेट है। तो मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे इन्होंने बेरियम सल्फेट ही लिख दिया, वो मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, उसी तरीके से जब आपकी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें फिजिकल स्टेट बदल जाता है। मतलब सॉलिड हो गया चीज़ें, पता चला वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड चीज़ें थी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई या गैस में कन्वर्ट हो गई। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उनका स्टेट भी बदल जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जब आपका वाटर फॉर्म होता है। वाटर किससे फॉर्म होता है, वाटर हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से फॉर्म होता है। और आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं। देखो दोनों के सामने जी लिखा है ना, जी मतलब बताता है कि गैस है। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती हैं तो वाटर बनता है, और
वाटर हमको पता है कि लिक्विड होता है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन ये बता रही है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो नया प्रोडक्ट तो बनता है, साथ में उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है कि अमोनियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉलिड। जैसे अमोनिया है, गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये आपस में रिएक्ट करी तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड होता है, देखो उसके बगल में S लिखा है, मतलब सॉलिड है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो ब्रैकेट में आप स्मॉल s लिख दोगे, लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल l लिख दोगे, गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल g लिख दोगे, एक्वस सॉल्यूशन को बताना है तो AQ लिख दोगे। ठीक है, AQ लिख देते हैं तो ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। और क्या चेंजेस होते हैं आपकी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो चेंज इन एनर्जी बदलती है। सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें या तो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। वो एनर्जी हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, या अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशंस भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बदल रही है, या तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो या उसमें उस रिएक्शन में से एनर्जी निकल रही है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि इवॉल्व हो रही है, उसके हिसाब से दो प्रकार की रिएक्शंस हो सकते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, राइट, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, हीट एनर्जी इज इवॉल्व, क्योंकि आप एक कंटेनर में क्विक लाइम लो और उसमें वाटर ऐड करो तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और साथ में अगर आप उस कंटेनर को बाहर से छू के देखोगे ना तो आपको वो गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी इवॉल्व हुई, हीट एनर्जी इवॉल्व हुई, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो जब हीट निकलती है तो इसको एक्सो बोलते हैं। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, एक्सो का। ठीक है, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अगर हमको कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसको हमको हीट करना पड़ रहा है, मतलब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। When carbon and sulfur are heated, heat energy is absorbed। जैसे कार्बन और सल्फर को आपने हीट किया है ना, इस वाले एग्जाम्पल में आप देखो, आपने कार्बन और सल्फर को जब हीट करोगे तब जाके वो कार्बन डाइसल्फाइड में कन्वर्ट होगा। अगर आपको हीट नहीं करोगे ना तो इनमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। अगर वो टेम्परेचर उनको नहीं मिला तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे। उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को हीट करते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस तक, तब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। मतलब इस वाली इक्वेशन में भी आप उसको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवा रहे हो। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो फोटोसिंथेसिस का है और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, है ना। प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड से फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि उनको एनर्जी किसके रूप में एब्जॉर्ब करी, सनलाइट के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब करी। चूँकि एब्जॉर्ब करी तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं। पहला वाला भी एंडो का है, ठीक है, दूसरा वाला भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और तीसरा वाला भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सब में हीट एनर्जी आप दे रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, सनलाइट दे रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कुछ चेंजेस होते हैं, या तो प्रेसिपिटेट बनता है, या कलर चेंज होता है, या गैस इवॉल्व होती है, या हीट एनर्जी चेंज होती है, या तो रिलीज होगी या फिर वो आपकी एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हो इसके लिए क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए। तो केमिकल रिएक्शंस
टेक्स प्लेस व्हेन नेसेसरी कंडीशंस आर मैट। केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब जैसे सपोज करो कि इस वाली इक्वेशन थी ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब गर्म करोगे तब नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा, लेकिन वो नाइट्रिक ऑक्साइड कब करेगा, जब आप उसको 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे। मतलब आपने ये कंडीशंस को जब मीट करोगे तभी ये बनेगा। अगर इससे नीचे टेम्परेचर रहा ना तो फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, राइट। तो आपको केमिकल रिएक्शंस में कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो सम केमिकल रिएक्शंस अकर ऑन देयर ओन व्हाइल सम केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सम रिएक्शंस आर ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन रिएक्टेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हाई हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी लगती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जब उसमें हाई प्रेशर आप मेंटेन करते हो, ठीक है। तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है कि आपको हीट एनर्जी देनी है, कि लाइट एनर्जी देनी है, कि इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, या आपको प्रेशर कितना मेंटेन करना है, आपको ये भी देखना पड़ता है। तो क्या और इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्या कंडीशन चाहिए पड़ती है केमिकल रिएक्शन में? पहली कंडीशन इन्होंने बताई है कि क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। अगर आपका केमिकल रिएक्शन होना है तो क्लोज कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे। The reactants must be in direct contact with each other for a chemical reaction to occur and there should be attraction between physical state of the reactants। मतलब जब reactants आपस में कांटेक्ट में आएंगे तब जाके उनके बीच में रिएक्शंस होगी, है ना। मतलब उनके जो फिजिकल स्टेट है उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। तो इस वाले केस में आप देख रहे हो सोडियम सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो इस सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे, जब डिजोल्व करेंगे तब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब सोडियम को वाटर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो क्लोज कांटेक्ट की जरूरत होती है केमिकल रिएक्शन हो। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन। कुछ रिएक्शन सॉल्यूशन के फॉर्म में ही होते हैं। सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। तो हम पहले इनका सॉल्यूशन बनाते हैं। दिस रिजल्ट इन ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट्स इनटू कांटेक्ट एट अ फास्टर रेट। ऑब्वियसली बात है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो जो ज़्यादा अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। जैसे इन्होंने इक्वेशन दी है कि जब सोडियम सल्फेट आपका बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट का आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब सोडियम सल्फेट को आप पानी में डिजोल्व करोगे, जब इसका सोल्यूशन बन जाएगा फिर आप इसमें बेरियम क्लोराइड डालोगे, तब आपका वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो इसके केस में आपको सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से कुछ रिएक्शंस तब होती हैं जब उनको हीट एनर्जी दी जाती है। सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करना है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा। ऐसे रखे रखे वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक नहीं होगा। कुछ रिएक्शंस को चाहिए होती है लाइट एनर्जी, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा। जिस रिएक्शंस को लाइट एनर्जी चाहिए होती है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होने वाले केमिकल रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आई होप ये समझ में आया आपको कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस क्या दिया है। Photosynthesis is the process by which the leaves of green plants prepare glucose and oxygen from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is a photochemical reaction। तो photosynthesis के प्रोसेस में आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट का होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर सनलाइट नहीं होगी, जिस दिन सन नहीं निकला होता है या आपने कोई प्लांट को शेड में रख दिया है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और उसका ग्रीन कलर धीरे धीरे वाइट होने लगता है, पत्तियों का कलर, है ना। इसका मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। उसी तरीके से उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जब आपने सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज किया मतलब तोड़ा, तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, लाइट एनर्जी चाहिए पड़ती है इस वाली रिएक्शन में। तो इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। ऊपर वाली रिएक्शन में भी आपको तो उसको ब्रेक करने के लिए, वो रिएक्शन को फुलफिल करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ी। तो ये दोनों एग्जाम्पल फोटो केमिकल रिएक्शंस के हैं, है ना। तो जब सिल्वर क्लोराइड को आप लाइट में रखोगे तो वो सिल्वर में और ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकलेगी क्लोरीन की, तो सिल्वर और क्लोरीन में वो डिकम्पोज हो जाएगा यानी कि ब्रेक हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरीके से कुछ रिएक्शंस को होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी का करंट पास करेंगे तभी वो रिएक्शन होगी। तो जिस रिएक्शन को फुलफिल करने में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो हर किसी का नाम होता है, पूछा जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है, तो आप सिंपल लिख दो, द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, अगर पूछे व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, chemical reactions which takes place in the presence of electricity are called electrochemical reactions। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, ये वाला splitting of water। अगर आप चाहते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाए तो आपको वाटर में थोड़ी सी कुछ बूंदे तो सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी पड़ेगी और फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तभी वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास किया, आप सोचो हम बॉईल करें वाटर को और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर आप वाटर को उसमें तोड़ना चाहते हो उसके एलिमेंट्स में, तो फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, या तो हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है या लो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है ना। सम केमिकल रिएक्शंस अकर्स व्हेन द रिएक्टेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। जैसे आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के अमोनिया बनानी है ना। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनती है। अमोनिया फॉर्मूला क्या है, NH3। ये अमोनिया तभी बनेगी जब आप इसमें 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन करेंगे, मतलब आपको इतना हाई प्रेशर देना पड़ेगा तभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाएगी। अगर प्रेशर आपका 200 एटमॉस्फेयर से कम होगा तो फिर आपका अमोनिया बनने में प्रॉब्लम आ जाएगी और टेम्परेचर आपको 450 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से कुछ रिएक्शंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के रेट को चेंज कर देते हैं, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस को या तो फास्ट करा देते हैं या स्लो करा देते हैं। अधिकतर कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के रेट को फास्ट करा देते हैं, मतलब वो रिएक्शन फटाफट हो जाती है। लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस की रेट को स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जब कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखो तो आप लिखोगे कैटलिस्ट्स आर द सब्सटेंस विच ऑल्टर्स और विच चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इटसेल्फ। वो खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं, ठीक है ना। वो बस सिर्फ उनका काम होता है या तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दो या स्पीड घटा दो, ठीक है। कभी भी कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये मत लिखना कि कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हर कैटलिस्ट इंक्रीज नहीं करता है, कुछ कैटलिस्ट स्पीड डिक्रीज भी कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके लिए ये कंडीशंस चाहिए, क्लोज कांटेक्ट होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन जरूरी होता है कुछ के लिए हीट एनर्जी जरूरी होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस की लाइट एनर्जी चाहिए होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और किसी के लिए प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है या फिर कैटलिस्ट का इंतज़ाम करना पड़ता है। अब इन्होंने एक अच्छे से डिटेल में कैटलिस्ट और एंजाइम्स को डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे होते हैं कि आखिर कैटलिस्ट क्या होता है और एंजाइम्स क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो उसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है एक्चुअली में, है। और कैटलिस्ट की डेफिनेशन बहुत आती है, प्लीज़ इसको लर्न कर लो। ये पूछेंगे डिफाइन कैटलिस्ट और छोटे क्लास से लेके बड़ी क्लास तक ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो केमिकल के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है। ऑल्टर मतलब चेंज कर देता है, बदल देता है, ठीक है। बदलने में या तो वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप उसको एज इट इज़ याद कर लो, इसमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन अ पिंच ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब देयर इज एन इमीडिएट एफर्वेसेंस। जब आप देखते हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आपने छोटी चुटकी भर मैग्नीज ऑक्साइड डाल दिया तो एकदम से उसमें बुलबुले निकलने लगेंगे। अ ग्लोइंग स्प्लिंटर प्लेस्ड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल रीलाइट शोइंग दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व। और अगर आप जलती हुई माचिस की तीली लाओगे इस टेस्ट ट्यूब के पास तो वो और तेज उसका फ्लेम जलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन गैस निकली है, ये तो हो गया। दूसरा हमको ये पता चला कि चुटकी भर मैग्नीज डालने से ये रिएक्शन फटाफट हो गई, मतलब फटाफट हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड ने एज अ कैटलिस्ट बिहेव किया है, राइट।
कैटलिस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट केमिकल रिएक्शंस। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट क्या होता है, जितनी एनर्जी, सपोज करो कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है। अगर आप 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करना चाहते हो तो उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दो, तो वही रिएक्शन जो 1000 डिग्री सेल्सियस में हो रही थी, हो सकता है वो 740 में ही हो जाए, हो सकता है वो 820 में ही हो जाए, मतलब आपको फिर उतनी हीट या उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो कैटलिस्ट का ये भी काम है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। दूसरा उन्होंने कैटलिस्ट का एग्जांपल दिया है कि जब पोटेशियम क्लोराइड को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तब हम मैग्नीज ऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो क्लोरेट के साथ, ताकि पोटेशियम क्लोरेट फटाफट पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में टूट जाए, है ना। अगर आप मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं ऐड करोगे तो हो सकता है ये रिएक्शन हो ही ना, या हो तो बहुत स्लो हो, है ना। When potassium chlorate is heated strongly, oxygen is liberated. However, if some manganese oxide is mixed with potassium chlorate, oxygen is liberated at a faster rate and without heating, है ना। उन्होंने बोला कि अगर आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया तब तो आपको 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना पड़ेगा, तब पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन अगर आपने चुटकी भर मैंगनीज ऑक्साइड ऐड कर दिया तो ये फटाफट ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाएगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी, है ना, जल्दी स्पीड अप हो जाएगी आपकी रिएक्शन। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। उसी तरीके से ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। उन्हीं पत्तियों में आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है जो पत्तियां हरी होती हैं, और जो पत्तियां हरी होती हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वही रिएक्शन या तो बहुत स्लो होगी या नहीं होगी, है ना। जैसे मैंने बताया था कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, अ कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब आप स्पीड बढ़ा देंगे, वही रिएक्शन फटाफट हो जाएगी। अगर कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन आपकी जल्दी हो गई तो आप उस कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट कहोगे, और अगर कैटलिस्ट डालने से आपकी रिएक्शन स्लो हो गई, धीरे धीरे हो रही है, तो फिर उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या बोलोगे। इसलिए कैटलिस्ट की जब डेफिनेशन दी है तो इस वर्ड इस्तेमाल किया है कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज़ नहीं किया है, इन्होंने वर्ड यूज़ किया ऑल्टर्स, मतलब वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देती है। इसलिए वो तो जब कैटलिस्ट वर्ड बोल रहे हैं तो वो ऑल्टर्स बोल रहे हैं, मतलब अगर वो इंक्रीज कर रही है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, वो डिक्रीज कर रही है तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, राइट। नाउ अब कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं उसको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग एंजाइम एक्ट करते हैं और हमारे फूड के अलग अलग कंपोनेंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और आपके प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट होते हैं, राइट। तो इनको हम एंजाइम्स कहते हैं। लेकिन एंजाइम्स भी कैटलिस्ट की तरह ही काम करते हैं, वो केमिकल जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं उसको उसका रेट को वो इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, या डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये एक तरीके से एंजाइम्स भी क्या हुए, बायो कैटलिस्ट, मतलब एक प्रकार के कैटलिस्ट हुए जो लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। When a substance acts as a catalyst in a biochemical reaction, then it is called a biocatalyst और enzyme। जब किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं या एंजाइम कहते हैं। वेरियस लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड लिविंग बीइंग आर द रिजल्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस हमारी लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर होती हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। Amylase, trypsin, lipase, carbohydrases and pepsin are the most common enzymes present in our body। हमारे बॉडी में ट्रिप्सिन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्सिन ऐसे एंजाइम्स रहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। इनका काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। Now pepsin is present in the stomach and helps in the breakdown of proteins into amino acid। जैसे हमारे जब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और हम प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना होता है तो उस पर जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है पेप्सिन। The enzymes involved at different stages of protein digestion are collectively known as proteases। तो पूरे प्रोटीन डाइजेशन में जो अलग अलग आपके एंजाइम्स यूज हुए उनको हम बोलते हैं प्रोटीएजेस, राइट। उसी तरीके से ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है और ये स्टार्च,
फैट्स और प्रोटीन्स को ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स में ब्रेक करने में हेल्प करता है। थर्ड एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंजाइम है माल्टेज, जो कि ईस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि माल्टेज क्या होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। या ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स को ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं। तो आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, 8th में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ 9th 10th में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं अगर ये टॉपिक है तो। फिर नेक्स्ट एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज जो होता है वो लिविंग सेल्स ऑफ ईस्ट में प्रेजेंट रहता है और ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करता है और ये ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देख रहे हो कि पेप्सिन हुआ, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज हुआ, कार्बोहाइड्रेज हुआ, माल्टेज हुआ या जाइमेज हुआ, ये सारे के सारे लिविंग बीइंग के अंदर एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं या फिर एंजाइम्स कहते हैं। राइट, आपने बायो में भी वर्ड सुना होगा एंजाइम, तो एंजाइम का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर ये ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड है। तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस। मतलब जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टिंग सब्सटेंस के एटम्स रीअरेंज होकर नए सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ना। When sodium nitrate is heated, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। नहीं भाई, जब नाइट्रेट को हीट करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना निकलेगी। तो ये गलत है, फॉल्स। राइट, हीट इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। हाँ भाई, एंडो में एब्जॉर्ब होती है, तो ये करेक्ट है। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनिया। बिल्कुल सही है, हमने अभी भी देखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में जब रिएक्ट कराते हो तो अमोनिया गैस बन जाती है। माल्टेज इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। माल्टेज स्टमक में प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ने में मदद करता है। इसका जवाब आप दो। वैसे इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ना। तो अभी तक हमने सब पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। हमने ये भी देख लिया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर ये देखा हमने कि केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो क्या कंडीशंस चाहिए पड़ती हैं, जैसे क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए पड़ता है, या आपको लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पड़ती है, या कैटलिस्ट चाहिए पड़ता है ना। हमने ये भी पढ़ा कि कुछ रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती है, कुछ रिएक्शन में कलर चेंज होते हैं, कुछ रिएक्शन से प्रेसिपिटेट बनता है ना, ऐसे कुछ रिएक्शंस में स्टेट बदलते हैं। तो ये भी हमने देखा। फिर हमने ये भी समझ लिया कि कैटलिस्ट क्या होता है और एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। कैटलिस्ट 2 प्रकार का होता है, ये भी देखा हमने। तो हमने आज के टॉपिक में काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था इस चैप्टर का। तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताऊंगी, जिसमें हम लोग सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी तक के लिए आप इतना पोर्शन अच्छे से रीड करिए और तैयार करिए। कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।